वापिस हम लोग थोड़ा रिवाइज करते लास्ट टाइम जो भी हमने किया था। देखो यहाँ पे टेक्निकल टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन। जो सबसे पहला होता है दैट इज लोड, एंड लोड का जो सिंबल होता है कैपिटल एल। अभी ये लोड होता क्या है, एक एग्जांपल देखो, जैसे कोई स्टूडेंट है, चौथी पांचवी का बच्चा है, ओके, एंड वो अपना बैग लेके जा रहा है, तो उसका बैग के अंदर कितने सारे 9 पीरियड्स के बुक रहेंगे, वाटर बॉटल रहेगा, फिर टिफिन बॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो छोटा सा बच्चा कितना सारा लोड उठाएगा। तो अभी उसका जो लोड है ना, मतलब पढ़ाई का भी आप लोग को भी लोड होता ही है, आप लोग भी छोटी हो, बट एक 4th 5th 6th स्टैंडर्ड का जो बच्चा रहेगा वो तो एकदम छोटा सा चिंटू सा रहेगा। तो अभी वो एकदम इतना हैवी बैग लेके जाए, तो उसका जो बैग है ना वो उसको आगे जाने के लिए रोकेगा, मतलब वो उसको अपोज कर रहा है। तो लोड मतलब क्या होता है, इट इज अ वन टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। अभी अगर वो फोर्स को उसको ओवरकम करना है तो उसको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एफर्ट। समझेगा था? अगर वो एफर्ट लगाएगा तो ही वो आगे जा पाएगा, अगर एफर्ट नहीं लगाएगा तो वो वहीं पर रहेगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ओके, सो लोड का मतलब क्या होता है, अपोजिंग फोर्स, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स। समझेगा? ऐसा यूनिट क्या होगा लोड का, बातें मत करो, ऐसा यूनिट ऑफ लोड इज न्यूटन। समझेगा? एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा, बिकॉज लोड क्या एक टाइप का फोर्स है, एंड ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है, बातें नहीं करो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सेकेंड क्या था, एफर्ट। एफर्ट का सिंबल कैपिटल ई। अभी एफर्ट हम कहाँ पर लगाते हैं, वो जो रेजिस्टिव फोर्स है जो अपने को रोक रहा है उसको ओवरकम करने के। सो टू ओवरकम द लोड या तो रेजिस्टिव फोर्स, वो जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एफर्ट। ऐसा यूनिट क्या होगा, बोलो ऐसा यूनिट, न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट, वापिस ये दोनों के रिलेशन सेम रहेगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर, दैट इज एमए। एमए का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, फॉर एग्जांपल के एक हमारे पास मशीन है, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था कि शटर अगर मुझे ओपन करना है तो शटर बहुत ही हैवी है, अगर आपको मैन्युअली अगर उसको उठाना है तो आपको 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। बट वो बाजू में अगर एक रॉड है एंड उसको आप ऐसा घुमाते हो तो आपने एफर्ट कितना लगा, फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन, एंड वो धीरे 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 ऐसा ओपन हो जा रहा है पूरा। तो हम लोग ने फोर्स कितना अप्लाई किया, एफर्ट कितना अप्लाई किया, 20 न्यूटन, एंड वो मशीन ने हमारे एफर्ट को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कितना एफर्ट बना दिया, 100 न्यूटन। समझेगा? तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड का ऐसे यूनिट न्यूटन, एफर्ट का भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसल, तो यहाँ पर आएगा नो यूनिट। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, एमए को हम लोग ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। यहाँ पर है स्पेशल केसेस। सबसे पहला है, अगर लोड का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है एफर्ट के कंपैरिजन में, तो ऐसा कोई एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है बीटल नट्स, पता है नहीं पता, सुपारी, वो मर्डर वाला नहीं, नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते? मैं नहीं खाता भाई। तो देखो, वो जो सुपारी होता है उसको अगर आपने ऐसे तोड़ने का ट्राई किया बट वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर लोड बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जैसे हमने नट क्रैकर के अंदर रखा तो आपने एफर्ट कितना लगाया, बहुत ही कम। समझा नहीं समझा? तो यहाँ पर लोड का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, हमारा एफर्ट कितना है, बहुत ही कम। तो अगर लोड का वैल्यू एफर्ट से ज़्यादा हो, मतलब न्यूमेरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये वाले केस में एम का वैल्यू क्या होगा, इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो वो जो मशीन है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब हम लोग ने एफर्ट बहुत ही कम दिया एंड हमारे एफर्ट को उससे मल्टीप्लाई करके वो लोड को तोड़ दिया, या तो वो जो सुपारी था उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर, लोड इज इक्वल टू एफर्ट। अभी अगर लोड एंड एफर्ट दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो यहाँ पर एम का वैल्यू कितना होगा, 1। समझेगा? अगर आपको यहाँ पर लिखना है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नट क्रैकर, यहाँ पर क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू 1, तो एम ए इज इक्वल टू 1 मतलब किसकी तरफ बिहेव करेगा, टू चेंज
द डायरेक्शन। जैसे कि देखो एक पुली ले सकते हैं, यहाँ पर एक पुली है, मतलब एफर्ट कौन से डायरेक्शन में लगाएंगे इसमें? नीचे। एंड ये लोड कहाँ पर है? नीचे के डायरेक्शन में कि ऊपर के डायरेक्शन में है? नीचे के डायरेक्शन में इसका वेट, बट जब भी हम लोग एफर्ट नीचे लगाएंगे तो लोड कहाँ पर आएगा? ऊपर के डायरेक्शन में। समझेगा यहाँ तक? अगर आपने इसको 1 मीटर नीचे खींचा तो लोड कितना मीटर ऊपर आएगा? 1 मीटर। समझा? अगर लोड है 5 न्यूटन का एंड मैंने 4 न्यूटन का एफर्ट लगाया तो क्या ये आएगा ऊपर? नहीं आएगा। आपको कितना यहाँ पर एफर्ट लगाना पड़ेगा? 5 न्यूटन। तो ये वाले केस में लोड एंड एफर्ट दोनों का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा, सॉरी सेम होगा। क्लियर? अभी एक क्वेश्चन है आप लोग को, अगर मैंने एफर्ट 50 न्यूटन का लगा दिया, मतलब ऐसे जोर से खींच दिया तो क्या होगा? ये धीरे धीरे ऊपर आएगा? नहीं, ये जोर से। तो अगर ये वाले केस में देखो लोड कितना है? 5 न्यूटन। अगर मैंने एफर्ट लगा दिया फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन तो क्या होगा? इसका स्पीड बढ़ेगा। वेरी गुड। तो थर्ड केस है अपने पास जहाँ पर लोड का वैल्यू इज लेस एज कम्पेयर टू एफर्ट, मतलब एफर्ट बहुत ज़्यादा है एंड लोड यहाँ पर बहुत ही कम है। तो ये वाले केस में क्या होगा? एम ए का वैल्यू इज लेसर देन 1 एंड लेसर देन 1 जब होगा तो आपने बोला कि एकदम हाई स्पीड से आएगा, मतलब इट विल एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। इसका दूसरा हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी का बॉल बहुत ही छोटा रहेगा इतना, तो लोड कितना है? बहुत ही कम। लेकिन हॉकी स्टिक से हम लोग फोर्स कितना देते हैं उसको गोल मारने के लिए? बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा एफर्ट ज़्यादा है एंड जो लोड है वो बहुत ही कम है। या तो अगर हम लोग फुटबॉल खेलें तो फुटबॉल को खाली मूव कराना है तो फोर्स कितना रिक्वायरमेंट होता है? बहुत ही कम। लेकिन जब हमको गोल मारना तो हमको एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। समझेगा? तो ऐसे मशीन को हम क्या बोलेंगे? स्पीड मल्टीप्लायर। डाउट या तो कुछ? क्लियर? समझे यहाँ तक मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? क्लास देखो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या था? हमारे एफर्ट को वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, जितना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा उतना अच्छा वो मशीन होगा। फॉर एग्जाम्पल के 200 न्यूटन का अगर लोड है, मैंने खाली 1 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड वो पूरा का पूरा अगर ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है तो हमने एफर्ट कितना अप्लाई किया? 1 न्यूटन एंड सामने लोड कितना था? 200। तो मशीन का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो कितने टाइम्स होगा? 200 टाइम्स। मतलब मेरे 1 न्यूटन को उसने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 200 टाइम्स। नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज सेकंड पार्ट। मैकेनिकल एडवांटेज क्लियर था। सेकंड पार्ट इज वेलोसिटी रेशियो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वी आर। मैकेनिकल एडवांटेज को क्या बोलते थे? एम ए। अभी देखो ये होता क्या? बाय डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ velocity of effort to the velocity of load। तो इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा? वी आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ लोड मतलब वी एल। समझेगा था? अब ये होता क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान है सब लोग का, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पर हम लोग ने लोड रखा हुआ है, मुझे इसको उठाना है तो हमको एफर्ट कहाँ पर लगाना पड़ेगा? ये वाले डायरेक्शन में। मैं चाहता हूँ कि जो रॉड है ना वो हॉरिजॉन्टली आ जाए, मतलब बैलेंस हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स इक्वल फोर्स नहीं लगेगा जब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ने एफर्ट लगाया। अभी देखो हुआ क्या, थोड़े टाइम के बाद ये जो रॉड था, जैसे हमने यहाँ पर एफर्ट लगाया, ये रॉड कैसा हो जाए थोड़े टाइम के बाद? ऐसा कुछ, यस और नो? एंड लोड कहाँ पर आएगा? ऊपर। अभी है ना, यहाँ पे देखो सब लोग, जितने टाइम में इसको हम लोग ने नीचे लाया ये वाले पोजीशन पे, तो यहाँ पर जो एफर्ट था, जो पॉइंट पे हम लोग लगा रहे थे ये वाले पॉइंट पे, ये यहाँ पर आ गया। यस और नो? है ना? तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? डी। एंड लोड यहाँ पर था ना, अभी लोड कहाँ पर आ गया? ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कहीं पर था। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको हम क्या बोलेंगे? डी एल।
क्या मैं ऐसा बोलूँ जितने टाइम में ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे आया उतने ही टाइम में ये वाला पॉइंट ऊपर आएगा? ये सो ना, मतलब दोनों के लिए टाइम क्या लग रहा है? सेम। तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम था। एंड यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड अपॉन टाइम, टाइम तो दोनों के लिए सेम, तो कैंसिल। तो वी आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? डी ई अपॉन डी एल। अगर टाइम अलग हो तो अलग ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं, कोई भी केस में नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि मैंने यहाँ पर लगा दिया उसके बाद में उसका मर्जी होगा तो वो आएगा ऊपर या तो स्लो आएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। अगर वो रॉड थोड़ा एक्सट्रीमली लॉन्ग हो तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। नहीं नहीं नहीं, साथ में आएगा। यस, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ तक समझा सब लोग को? अभी देखो इसका यूनिट क्या होगा यहाँ पर? मीटर। एंड इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर, क्योंकि ये भी ऊपर से नीचे आने का डिस्टेंस, ये लोड के ऊपर जाने का डिस्टेंस, मीटर मीटर कैंसल। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको? नो यूनिट। समझा? तो वी आर का ना तो डायमेंशन होता है ना तो यूनिट। डायमेंशन अभी आप लोग को है नहीं सिलेबस में, बट इसका यूनिट तो कुछ भी होगा नहीं। नेक्स्ट पार्ट है, इसके भी 3 केसेस हैं। स्पेशल केसेस देखो, सबसे पहला, अगर डी का वैल्यू इज ग्रेटर देन डी एल, सब लोग का ध्यान यहाँ पर, अगर डी का वैल्यू डी एल से ज़्यादा है तो वेलोसिटी रेशियो का क्या होगा? बोलो। अगर डी का वैल्यू डी का वैल्यू अगर डी एल से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो आपको वी आर का वैल्यू मिलेगा इट विल बी ग्रेटर देन 1। एंड जब भी वी आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है इट विल बिहेव एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर, इसका नाम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ये आपको पता है फलक्रम क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर सबको पता है, ये बीच का फलक्रम है। अभी देखो यहाँ पे सब लोग, हम लोग हमारा लोड कहाँ पर होगा? यहाँ पर के यहाँ पर। ये पहले मैं बता देते क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लायर्स। क्या बोलते हैं इसको? प्लायर्स। प्लायर का मतलब समझते हैं आपको क्या होता है? सांची, सिंपल। हाँ, वो यूटेंसिल्स पकड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं ना, हाँ, या तो उसको दूसरा कुछ पकड़ बोलते हैं ना आप लोग, मराठी महाराष्ट्र में पकड़ बोलते होगे, पकड़ भी आप यूज कर सकते हो, वो भी इसका ही एग्जांपल है। फर्स्ट केस के अंदर थोड़ा अज्यूम करो, या तो एक पॉसिबल आप लोग घर पे आके भी ट्राई कर सकते हो, जो सांची रहता है यहाँ पे देखो, तो जब भी आप सांची को ऐसा ओपन करोगे तो उसके जो ये हैंडल होगे ना, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, बराबर, एंड ये थोड़ा सा ऐसा ओपन होगा। यस और नो? क्यों? बिकॉज इसका ये वाला डिस्टेंस बहुत ही कम है। समझा नहीं समझा? तो जहाँ पर हम लोग ने लोड अप्लाई किया है तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डी एल, एंड ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डी ई। अगर आपने वो जो सांची है तो जो पकड़ है उसको अगर आपने ऐसा पूरा खोल दिया तो जो आपका डी ई होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा जहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो। समझा नहीं समझा? ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा ना। तो यहाँ पर हमारा लोड है, लोड मतलब डी एल, एंड ये पूरा अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो ये आपका बन जाएगा डी। तो ये वाले केस में डी का वैल्यू इज ग्रेटर देन डी एल। समझा जाता है? चलो देखो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है डी ई इज इक्वल टू डी एल, इक्वल टू डी एल। तो आपको यहाँ पर वी आर का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। एंड जब भी वी आर का वैल्यू 1 होगा इट विल यूज एज अ टू चेंज द डायरेक्शन। अभी इसका एग्जांपल क्या होगा? सब लोग एग्जांपल से समझो तो ये समझेगा। सबसे पहला एग्जांपल इसके अंदर है सी सॉ। ये तो आप लोगों ने खेला रहेगा सी सॉ। सीसो के हमेशा बीच में फलक्रम होता है या ना? ये सो अगर यहाँ पर होगा फलक्रम, समझेगा? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है जी, एंड यहाँ पर फिर कोई इंसान आ गया यहाँ पर बी। अरे सॉरी, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, बी एफ एंड जी एफ हो गया। अभी एफ फलक्रम के लिए लिखा था। एनीवेज देखो, अभी थोड़े टाइम के बाद, हाँ देखो यहाँ पर
अभी वो सब याद मत करो, वो सब बाद में रखो क्लास के बाद। देखो जैसे ये लड़का यहाँ पर बैठेगा तो ये सीट कहाँ पर आ जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में। तो आफ्टर सम टाइम ये जब दोनों हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएंगे तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डी ई, एंड ये लड़की ऊपर आ जाएगी, मतलब यहाँ पर हो जाएगा डी एल। तो ये वाले केस में डी एल एंड डी दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। समझा जाता है क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी आर का वैल्यू यहाँ पर 1। थर्ड केस इसके अंदर जो बनेगा दैट इज डी का वैल्यू इज लेसर देन डी एल, मतलब आपका जो एफर्ट का जो ये होगा वो बहुत ही कम होगा एंड सामने जो ब्लेड्स हो गए वो बहुत ही ज़्यादा ओपन हो गए। वो सीधर हाँ, तो वी आर इज लेस देन 1। इसका काम क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल क्या बनेगा इसके अंदर, सीजर। आपको ग्रास कटर पता है, ग्रास कटिंग करते हैं करना, सीजर। पैरेंट्स ने उनकी करना है हम लोग एफर्ट कहाँ पर लगेंगे, देखो ये सीजर के अंदर बीच में है फुलक्रम, एफर्ट कहाँ पर लगेगा, ये वाले पोजीशन पे, फर्स्ट बेंच, ध्यान रखो। तो एफर्ट यहाँ पर कितना ओपन हो रहा है, डी ई, एंड जहाँ पर से हम लोग को इसको ग्रास कटिंग करना है तो जो पेपर कटिंग करना है तो यहाँ पर जो इसका वाइड ओपनिंग होगा दैट इज कॉल्ड डी एल। तो ये वाले केस में डी एल का वैल्यू इज ग्रेटर देन डी ई, समझा? सो डी एल का वैल्यू इज ग्रेटर देन डी, तो ये फटाफट कट होगा। क्या बोलते हैं, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो जितना अगर आपने ये फुलक्रम को बीच में लेके आए तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो टॉर्क के लिए आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना, क्लियर? अभी हम लोग सांचे को यहाँ पर थोड़ी ना पकड़ते, कहाँ पर पकड़ते हैं, यहाँ पर ना एंड में, क्यों, बिकॉज अपने को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट चैप्टर में देखा था, क्लियर? यहाँ तक लेफ्ट साइड का। चलो देखो नेक्स्ट पार्ट। बस नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर। अगर आप लोग को है ना मैकेनिकल एडवांटेज का अगर फॉर्मूला याद ना रहता हो तो आप क्या याद रखो पता है, मेल। और अगर आपको वेलोसिटी रेशियो का अगर फाइंड करना याद रखना है तो व्रेल। कैसे, देखो एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो MALE, समझा? एंड वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफर्ट अपॉन लोड, मतलब डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ। नेक्स्ट पार्ट है, देखो बस नेक्स्ट पार्ट है वर्क इनपुट, बात नहीं करना, वर्क आउटपुट एंड एफिशिएंसी। देखो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो दिया दैट इज नोन एज वर्क इनपुट। तो इनपुट कौन देता है, हम लोग, यस और नो? सो वर्क डन बाय अस, यहाँ पे ध्यान से, वर्क डन बाय अस दैट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। एंड जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स देते हैं वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एफर्ट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं द वर्क डन बाय एफर्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट, ओके? एंड वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा क्लास, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, नहीं जूल, ओके? एंड अगर आपको उसको पूरे फॉर्म में लिखना है तो यू विल राइट इन स्मॉल इनिशियल एंड सीजीएस यूनिट अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है, 10⁻⁷ अर्ग। नेक्स्ट पार्ट, क्या बोल रहे हो? नहीं, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, खाली फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर वर्क आउटपुट। आउटपुट मतलब जो अपने को मशीन काम करके देगा, यस और नो? तो मशीन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एफर्ट, लेकिन मशीन अपने को काम करके देगा तो मशीन क्या हुआ हमारे लिए, लोड। सो वर्क डन बाय अ मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। एंड सेम इसका भी यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जूल होगा, एंड सेम 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। नेक्स्ट पार्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंबल होता है ऐसा, ईटा, इसको हम क्या बोलते हैं,
ईटा बोलते हैं। अभी एफिशिएंसी क्या होता है देखो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के मैंने आपको 4 पेज सिखाया, कितना 4, एंड आपको 2 ही पेज समझा, तो आपका एफिशिएंसी कितना हुआ 50%। मैंने अगर मैंने आपको 4 पेज सिखाया एंड आपको 3 पेज समझा तो आपका एफिशिएंसी कितना हुआ 75%। मैंने आपको 4 पेज समझा एंड एक ही पेज समझा तो एफिशिएंसी 25%। एंड मैंने आपको 4 पेज सिखाया, आपको 4 के 4 पेज याद भी हो गए, लर्न भी हो गए, आप ऑन द स्पॉट टेस्ट भी दे सकते हो 100%। भाई ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। एक हफ्ते बाद भी अगर बोलते ना टेस्ट रखने का है तो अरे सर आ છે તે છે અહીંયા જવાનું છે ત્યાં જવાનું છે, वर्क इनपुट। ओके, सो एफिशिएंसी क्या होता है वर्क आउटपुट अपन वर्क इनपुट। डाउट या तो कुछ भी क्लियर सब लोग को। सो वर्क का यूनिट क्या होगा जूल एंड वर्क इनपुट का भी क्या होगा जूल। जूल अपन जूल कैंसल, तो एफिशिएंसी आल्सो नो यूनिट। डाउट या तो कुछ भी क्लियर। हाँ, अगर आपको एफिशिएंसी का आंसर फॉर एग्जांपल के 0.5 आया, समझा 0.5 फॉर एग्जांपल देखो मैंने इनपुट दिया 100 जूल का एंड सामने काम कितने का हुआ 50 जूल का, तो कैंसिल कैंसिल कितना आ जाएगा 0.5। अगर आपको एफिशिएंसी को परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50%। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है, एक क्वेश्चन है आप लोग को, क्या एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं, 1 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज हम लोग ने जो भी इनपुट दिया है फॉर एग्जाम्पल के वो 100 जूल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है वो 100 जूल का एनर्जी यूज़ करेगा। ऐसा थोड़ी ना, बिकॉज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैंने 100 जूल दिया, सामने 200 जूल का काम कैसे होगा? समझा कैसे होगा? वो तो अलग चीज़ हो, तो फोर्स खाली मल्टीप्लाई करेगा, बट जो एनर्जी है वो तो सेम ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। समझा नहीं समझा? हाँ, वो फोर्स को खाली मल्टीप्लाई कर रहा है बट हाँ इक्वल एनर्जी। सेकेंड पार्ट के अंदर तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसको नेक्स्ट पार्ट है, याद है कि भूल गए? अगर एफिशिएंसी 1 है ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल होगा ओनली फॉर द आइडियल मशीन, बट कभी भी ऐसा होता नहीं है इन एक्चुअल मशीन और एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर एफिशिएंसी का वैल्यू इज ऑलवेज एक्चुअल मशीन। तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस्ट होगा एक्चुअल मशीन के अंदर वो किसे किसे फॉर्म में हो सकता है? इन फॉर्म ऑफ ए फ्रिक्शन, हीट, साउंड या तो फिर लाइट। समझा आया तक? क्लियर? और एक नोट लिखना आप लोग, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या तो कोई भी मशीन, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ में फोर्स मल्टीप्लायर भी नहीं हो सकता एंड स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज फोर्स मल्टीप्लायर का कंडीशन क्या था? लोड शुड बी ग्रेटर देन एफर्ट एंड स्पीड मल्टीप्लायर का एफर्ट शुड बी ग्रेटर देन। तो दोनों चीज़ एक साथ में पॉसिबल नहीं है। समझा आता? क्लियर? तो एक ही ऑब्जेक्ट एट अ टाइम फोर्स मल्टीप्लायर एंड स्पीड मल्टीप्लायर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के कंडीशन अलग अलग है। जिसके अंदर लोड का वैल्यू ज़्यादा चाहिए, दोनों इक्वल रहते तो चेंज इन डायरेक्शन करेंगे। समझा है? लोड ना, ये कौन सा एग्जांपल होगा? इसको देखो मैंने पूरा ओपन कर दिया। ये कौन सा एग्जांपल होगा? बी आर के फॉर्म में एफर्ट का वैल्यू ज़्यादा है एंड लोड का कम है, तो केस 1 या केस 2? केस 1 ना, लोड छोटे है, लोड छोटे है। तो अगर इससे किसी को ऐसा काटा ना, आप लोग को फोर्स मल्टीप्लायर, आपको पता है अगर सपोज के नस काटना है, सीजर खाली ऐसा सीजर डिपेंड करता है कि उसका फुलक्रम कहाँ पर है। अभी जैसे कि अगर मुझे दांत निकालना है तो ऐसा बड़ा सा ऐसा लेके नहीं कैसा सीजर से ग्रास कटर ऐसा खींचेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करते हैं एकदम ऐसा छोटू सा ब्लेड रहेगा, सॉरी ऐसा छोटा सीजर रहेगा ना, ऐसा करके ऐसा खींच देंगे। क्यों? बिकॉज इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्योंकि मेरे को फटाफट ग्रास काटने का है, तो उसके अंदर इसको आप पीछे लेके आओ, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, बट फिर भी है ना वहाँ पर
बोलो एक मिनट, है ना। वैक्यूम के अंदर कोई भी मशीन एक तो पहले तो वर्क करेगा ही नहीं बराबर, तो समझा, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन विक्शन तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर जैसे कोई सैटेलाइट भी है तो सैटेलाइट को चलने के लिए उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ मटेरियल रहेगा, तो उसके पीछे तो इंटरनल फ्रिक्शन होते ही रहेगा। बिना फ्रिक्शन का कैसे कोई मशीन भी चलेगा। अभी जैसे कि मैं बाइक चला रहा हूँ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चलते पिस्टन घूमते रहेगा, वो पिस्टन की वजह से वहां पर क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन के कारण वो जो इंजन होता है, तो जो साइलेंसर है वो गर्म हो जाता है, मतलब हीट के फॉर्म में, एंड वो आवाज भी तो करता ही है, तो साउंड के फॉर्म में। देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हम लोग ने खाना खाया, एंड खाना खाया तो 100 जूल का एनर्जी मैंने इनटेक किया, तो क्या मैं 100 जूल का काम करूंगा, नहीं। वो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी ने 10 जूल का एनर्जी यूज कर लिया, तो अभी मैं आउटपुट कितना दूंगा, 90%, 90 जूल, वैसा कुछ। एंड एक साइंटिस्ट है जिसका एक फिजिक्स से बहुत बड़े, उनका नाम था कार्नोट। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर या तो कार्नोट हीट इंजन, तो उसने खुद ने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया खाली, एंड उसने खुद ने लिखा है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मशीन आपको 100% एफिशिएंसी दे। हाँ, तो उसने खाली है ना ऐसा हाइपोथेटिकल बनाया, बट वो हाइपोथेटिकल चीज काम करेगा नहीं। उसके हिसाब से पता है क्या होता है, पिस्टन है ना ऐसे ऐसे धीरे 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 नीचे आना चाहिए। अभी इतना धीरे धीरे पिस्टन नीचे है तो कल पहुंचेगा घर पे, समझा। क्योंकि हम लोग जो पिस्टन यूज करते हैं कार में या तो बाइक में, उसमें तो फटाफट आगे पीछे होता रहेगा। नेक्स्ट देखो, बस बस देखो नेक्स्ट पार्ट, बातें नहीं करो। देखो अभी अपने को एक डेरिवेशन निकालना है, बहुत ही कम डेरिवेशन है जो आप लोग को पूछते हैं, सॉरी ध्यान दो, बहुत ही कम डेरिवेशन है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछते हैं। उसमें से ये एक डेरिवेशन है, हार्डली आपको पूरे सिलेबस के अंदर 3 से 4 डेरिवेशन ही है, समझा। वो जो लास्ट टाइम हम लोग ने किया था ना, वर्क पावर एनर्जी, वो सब पूछते नहीं आप लोग को कि डिराइव करो, बट ये इतना छोटा है ना, इसके लिए आपको ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन MA VR एंड एफिशिएंसी। तो समझने का ट्राई करो इसको। देखो यहाँ पे सब लोग, अभी ये लोड कौन से डायरेक्शन में जाएगा, लोड कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नीचे। ओके, अभी जब भी ये लोड नीचे जा रहा है, सब लोग का ध्यान यहाँ पर देखो, जब भी ये लोड यहाँ से नीचे जाएगा तो लोड का डिस्टेंस थोड़ा सा जो ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड DL, समझेगा यहाँ तक। तो ये जो रॉड है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, हाँ या ना। पंच वाले केस में, हाँ। तो देखो अपना लोड यहाँ पर है, एंड इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, DL। अभी मैं चाहता हूँ ये वापिस से सीधा हो जाए, तो अपने को एफर्ट कहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट पे। तो वर्क इज डन ऑन द मशीन, मतलब वर्क इनपुट, हाँ या ना, वर्क इज डन ऑन द मशीन। कौन सा, नहीं, ये लोड को मुझे उठाना है, तो हम लोग को यहाँ पर एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग एफर्ट लगा रहे तो वर्क इज डन बाय अस, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज इनपुट। अभी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो हम लोग ने जो फोर्स लगाया उसको हम क्या बोलेंगे, E, एफर्ट, इनटू ये कितना नीचे आएगा, DE, तो यहाँ पर हो जाएगा DE। एंड मशीन ने कितना काम किया ये ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड वर्क इनपुट, सॉरी वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट कितना हो जाएगा, लोड इनटू ये कितना ऊपर आएगा वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन के लिए, DL। समझा नहीं समझा, क्लियर है सब लोग को कि नहीं समझा। वापिस एक बार देखो, लोड यहाँ पर था, अभी मुझे स्टार्टिंग में ये वाले पोजीशन पे थे, ओके। जैसे मैंने लोड रखा है कहाँ पर चला गया, नीचे। अब मैं चाहता हूँ वापिस से ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो अपने को एफर्ट कहाँ पर देना पड़ेगा, ऊपर। तो ये अपना फोर्स है, एंड उसने में इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। समझा नहीं समझा, वर्क डन क्या हो, ये ऐसा रॉड था स्टार्टिंग में,
मैंने लोड रखा तो कहाँ पर जाएगा, नीचे। अब मुझे रॉड को वापस से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाना है, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एफर्ट। तो एफर्ट मैंने ये डायरेक्शन में अप्लाई किया, अभी हम लोग एफर्ट ये डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर हो रहा है, नीचे का डायरेक्शन है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो सब मत देखो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जाएगा ना सब कुछ। जब भी मैं इसको यहाँ से फोर्स दूंगा तो ये थोड़े टाइम के बाद वापस से सीधा हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो वर्क डन मतलब वर्क इनपुट मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी, एंड इसके कारण लोड कितना ऊपर आएगा, डी एल। समझा। सो हियर ये लोड को उठाने के लिए वर्क डन कौन कर रहा है, यहाँ पर मशीन। तो वर्क डन बाय द मशीन मतलब आउटपुट, तो आउटपुट क्या होता है, लोड इनटू डी एल। समझ आता है। सो एफिशिएंसी क्या होती है, हाँ इधर, हाँ बट हमेशा जरूरी नहीं कि सेम ही हो, ये वाले केस में होगा। अभी देखो अपने पास फॉर्मूला है, कौन है बजा रहे हैं, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट का वैल्यू क्या अपने पास, एल इंटू डी एल। हमेशा इक्वल कैसे होगा, अभी हम लोग ने देखा ना वी आर का वैल्यू चेंज में, डी का वैल्यू कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक। सो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट के लिए ई इंटू डी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या मिला, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो लोड अपॉन एफर्ट इनटू डी एल अपॉन डी। तो लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो चलेगा, डी अपॉन डी एल, तो ये क्या हो जाएगा, वही लिखा ना। तो एफिशिएंसी क्या हो गया, एम ए इंटू 1 अपॉन वी आर, तो वी आर सामने जाएगा, बराबर के नहीं। तो एम ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा एफिशिएंसी इंटू वी आर। अभी देखो ये वाले केस में एक नोट है, हाँ पॉइंट में, हाँ जब भी आप ये, तो मुझे उसको वी आर बनाना है, इसके लिए चलेगा ना। डी अपॉन डी एल क्या होता है, वी आर, तो डी एल अपॉन डी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी आर। तो वैसा भी आप यहाँ पर 1 अपॉन वी आर लिखोगे तो क्या मिलेगा, सेम ही ना। जब भी आप इसके अंदर एफिशिएंसी सब्स्टिट्यूट करोगे, बोला है कि आपको 40%, तो आपको यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0.4। एंड एक चीज़ नोट रखो, एम ए का वैल्यू चेंज हो सकता है बाई चेंजिंग एफिशिएंसी, बट जो वी आर का वैल्यू होता है ना, वो जब भी कोई मशीन बनता है तो उसका वी आर का वैल्यू फिक्स हो जाता है। जैसे अगर मैंने सब उसके 5 रॉड यूज़ किया, तो 5 रॉड का वी आर कुछ अलग होगा, जैसे 5 हो गया। 3 रॉड का वी आर कितना होगा, 3, 2 रॉड का 2। तो वी आर का वैल्यू जो है ना, वो चेंज कभी भी नहीं होगा। तो वी आर का वैल्यू डज नॉट चेंज। नहीं वैसा नहीं, समझो इसको। अभी जैसे मैंने ना नया कार लिया सपोज, एंड नया कार सपोज अगर मैं नया कार लिया, तो मैं थोड़ा सा भी अगर एक्सीलरेटेड दूँ, वो बहुत ही अच्छे से चलेगा, ये सर नो। एंड कार जब मैंने लिया तो उसके अंदर 100 पार्ट्स है, उसके अंदर छोटे मोटे सब मिला के 100 पार्ट्स है। अभी 10 साल के बाद क्या वो सेम एफिशिएंसी देगा? पहले वो सपोज के 20 किलोमीटर दे रहा है 1 लीटर पेट्रोल पे, तो क्या अभी भी 20 किलोमीटर देगा? नहीं, अभी कम। लेकिन उसके अंदर के जो पार्ट्स है क्या वो कम हो गए? नहीं, उसके नंबर ऑफ पार्ट्स है वो क्या रहेगा? सेम। मतलब वी आर किसको डिपेंड करता है? उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है। समझा सब लोग को? तो वी आर का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, बट एम ए चेंज हो सकता है। मतलब पहले मुझे वो ऑब्जेक्ट के अंदर से, वो मटेरियल के अंदर से ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा था, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो गया। उसके मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स थे उसके अंदर करोजन आ गया, डस्ट आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझा सब लोग को? तो एम ए कम हो सकता है। एम ए कौन डिसाइड करेगा? एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी कम हुआ तो एम ए भी कम हो जाएगा, बट वी आर का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। समझा? देखो यहाँ पर जैसे कि आप लोग ने पकड़ लिया, वी आर है ना, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सेम चीज को अगर मैं वहाँ पे एफर्ट लगा, जो छोटा पार्ट है वहाँ पे एफर्ट लगा और उससे वहाँ पे लोड चेंज करा, बट आप यहाँ से कैसे पकड़ोगे? कोई भी ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट। अगर देखो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल के ये इसका बैलेंसिंग पॉइंट रहेगा, ये इसका नॉर्मल लाइन है। जब भी मैंने इसको ओपन नहीं किया था ये सब रहेगा, क्लियर?
अगर आपको इसको था समझने ट्राई करो, अगर मैंने यहाँ पर अपना फिंगर रखा, ओके, एंड यहाँ से अगर किसी ने सब बंद कर दिया तो मुझे यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों फोर्स ज़्यादा लगेगा पता है? बिकॉज ये अपना मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर भले आपने फोर्स कम लगाया बट यहाँ पर क्या ज़्यादा था? डिस्टेंस ज़्यादा था। तो यहाँ का मोमेंट ऑफ फोर्स एंड ये वाले केस में डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा? फोर्स बढ़ेगा। समझा नहीं समझा? नहीं समझा आप लोग को? मैंने अगर यहाँ पर फिंगर रखा बराबर, एंड अगर किसी ने यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर हल्का प्रेस किया तो मुझे यहाँ पर फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगेगा। क्यों? बिकॉज हाँ, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। एफर्ट कम हुआ, लोड ज्यादा हुआ। हाँ, तो ये वाले केस में लोड का वैल्यू इज ग्रेटर देन एफर्ट, तो ये किसकी तरह यूज करेगा? नो, फोर्स मल्टीप्लायर। अभी इसका उल्टा पार्ट देखो, ये लोड वाला पार्ट था ना, यहाँ पर मैंने फिंगर रखा था, इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर बहुत ही छोटा सा, एंड यहाँ का डिस्टेंस क्या है? बहुत ही ज़्यादा। तो ये वाले केस में डी ई इज ग्रेटर देन डी एल। अभी जिसमें डी इज ग्रेटर देन डी एल हो वो भी किसके तरह बिहेव करता है? दोनों एक साइड में। ये यहाँ तक एक चीज़ खाली याद रखो, मैं ऐसा समझता हूँ हमेशा, वी आर का वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करता है? मशीन के कितने पार्ट्स है। तो जैसे मैंने आपको समझा ना, कार के जो पार्ट्स है वो थोड़ी ना कम हो रहे। आप लोग ने आज नया साइकिल लिया तो आप एकदम थोड़ा सा पेंडलिंग करोगे तो फटाफट चलेगा, बट थोड़े साल के बाद जब उसका चेन पूरा घिस जाएगा या तो फिर उसके जो ब्लेड वो बराबर नहीं चल रहे, समझा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन धीरे धीरे वो रफ हो गए। तो वो वाले केस है मशीन के पार्ट्स है, वी आर का लिए तो सेम ही रहेगा, बट कम क्या हो गया? एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंसी कम हो गया मतलब मुझे अब उससे जो एडवांटेज मिलने वाला था वो पहले के कंपैरिजन में कम होगा। हाँ हाँ, वही वेरिंग एंड टेयरिंग मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो गया। अभी वेरिंग टेयरिंग को हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं? या तो ऑयल लगाते हैं, या तो ग्रीस लगाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, वैसा कुछ तो, या तो पार्ट्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। अभी पता है कभी कभी जो हाँ, तो फिर इसका वीआर कम हो जाएगा, लेकिन फिर वो गाड़ी चलेगा नहीं अगर आपने स्टीयरिंग ही निकाल दिया। ये चलेगा कैसे? डन यहाँ तक? ये तो वीआर का वैल्यू चेंज कभी भी होगा नहीं। नेक्स्ट पार्ट है, एक चीज इसके अंदर देखो नोट के फॉर्म में, यहाँ से क्या मिला? एम ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वी आर ना। तो एफिशिएंसी क्या होता है? एम ए अपॉन वी आर। यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, अगर एम ए एंड वी आर दोनों का वैल्यू अगर सेम हो गया 1:1, ये कब पॉसिबल है? तो ये वाले केस में एफिशिएंसी का वैल्यू कितना आएगा? 1। एफिशिएंसी का वैल्यू 1 कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, एंड ऐसे मशीन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल मशीन। बट वहां पर भी फ्रिक्शन तो होगा ना, ये तो हम लोग ने फ्रिक्शन को अज्यूम नहीं किया। हाँ, एंड नेक्स्ट पार्ट है आइडियल मशीन के लिए, क्लास पे अटेंशन, आइडियल मशीन के लिए ईटा का वैल्यू कितना होगा? 1, बट फॉर एक्चुअल मशीन ईटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 कब होगा? क्लास ध्यान दो। ईटा का वैल्यू लेस देन 1 कब होगा? जब एम ए का वैल्यू वी आर से कम होगा। नहीं समझा? ध्यान दो सब लोग, एक्चुअल मशीन के लिए ईटा का वैल्यू इज लेस देन 1, मतलब 99%, 98%, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? जब एम ए का वैल्यू वी आर से कम हो। अगर एम ए का वैल्यू वी आर से ज़्यादा हुआ तो फिर वो ऐसा मशीन बनेगा ही नहीं, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। सो ये वाले केस में एम ए का वैल्यू इज लेसर देन वी आर हमेशा। क्लियर यहाँ तक? अभी नेक्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट के अंदर रहा है दैट इज कॉल्ड लीवर, एंड वो लीवर हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो